सर सौरभ बाबू जुड़ गए। और देख लेते हम लोग आ रहे हैं कि नहीं। यूट्यूब पर भी इसकी स्ट्रीमिंग हो रही है, चेक कर लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रनिंग। तो सौरभ अभी तक जो है इसमें 2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें से एक की रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, वो है साइकोलॉजिकल एनालिसिस मार्केट का। बाकी एक मैंने बेसिक बताया है, उसकी रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है इस पे ऐप पर। तो बाकी आज वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्लस आप तो लाइव भी हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मार्केट में आप बिल्कुल नए हो, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, 10-15 दिन लग सकते हैं। 10-15 क्लासेस के बाद ही मार्केट थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होगी। ठीक है, और उसके पहले तो अभी शुरुआत में तो आपके लिए सब कुछ नया है, सारे टर्म्स नए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करोगे सब आ जाएगा। ठीक है, माइक ऑन कर लो। अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा कि चैट कैसे कर सकते हैं या माइक कैसे ऑन कर सकते हैं, हो सकता है, बट उसमें देखो, मोबाइल में ट्राई करो, माइक ऑन हो जाएगा। इसमें कई सिंबल बना होगा, कुछ होगा। हम्म, नहीं ऑन हो रहा माइक। हाँ, प्रत्याशित गुड इवनिंग। सौरभ एक बार मुझे व्हाट्सएप करो अगर माइक नहीं ऑन हो रहा है तो। प्रत्याशित जी, आप जो है मोबाइल से जुड़ते हैं या लैपटॉप से जुड़ते हैं? नहीं नहीं, मोबाइल से। मोबाइल से। एक बात थोड़ा बताइए, माइक कैसे ऑन होता है? मोबाइल का माइक? हाँ, चूंकि मैं लैपटॉप से हूँ, ये जो अनु जुड़े हुए हैं ये मोबाइल से हैं, तो थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। मोबाइल से आप एक काम कीजिए, मोबाइल का स्क्रीन टच कीजिए, उसमें आ रहा है हम्म, इन, एक नाम का आ रहा आपका खुद अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया। का जो सिग्नल है उसके ऊपर टच करने से माइक ऑन हो जाएगा, हम्म, और वीडियो भी चाहेंगे तो वीडियो भी ऑन हो जाएगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, सौरभ हो गया तुम्हारा ना? हाँ, हो गया। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी आज तो अभी 2 ही लोग जुड़े हैं, हो सकता है 1-2 और जुड़े, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं, बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। और आज हम लोग यूट्यूब पर भी हैं, तो आज से यूट्यूब का भी लाइव जाता रहेगा, ठीक है? और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
कोई इशू नहीं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आपको अलग से बता दूंगा किसी दिन। जो पिछला छूटा है बहुत कम छूटा है, कल साइकोलॉजिकल एनालिसिस था, उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है अखिल सर, नमस्कार। तो पिछला कल जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस की क्लास थी उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसी ऐप पर। इसके अलावा एक दिन हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट किया था, इतना ही हुआ है। बाकी सारी चीजें बची हुई हैं, तो इसलिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज छूटी हुई। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक की चर्चा करेंगे वो बेसिकली उसमें तीन चार चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। एक तो मार्केट में किन किन चीजों का ट्रेड होता है, यानी ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स क्या क्या है अपने, जैसे स्टॉक हो गया, फ्यूचर हो गया, ऑप्शन हो गया, कमोडिटीज हो गई। यूजुअली किन किन चीजों को, ऐसे तो बहुत सी ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स हैं, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज है, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। हम केवल फ्यूचर, ऑप्शन और स्टॉक्स तक रहेंगे, कमोडिटीज तक रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कितने टाइप के ट्रेड ले सकते हैं, यानी इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल, कितने टाइप के। पहले 10-15 मिनट हम इसी की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि किसी कंपनी के स्टॉक को हम खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखें, किन किन चीजों का ध्यान रखें। इस पर आज हमारा पूरा क्लास होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एक व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ। तो पहले तो यही समझिए कि आपको जब मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जब मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपका कुछ प्लान होता है। आपका प्लान ये होता है कि मुझे भाई मेरे पास पैसा है, एक्स्ट्रा मनी है, जो कि कहीं और इन्वेस्टेड नहीं है। ठीक, और वो पैसा ठीक ठाक है, लमसम है, 50,000 1 लाख कम से कम है, और कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड नहीं है, और वो पैसा फालतू में बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, और उससे मैं और रिटर्न उम्मीद कर रहा हूँ। बैंक तो आप कुछ रिटर्न दे रही, हार्डली कुछ परसेंटेज देगी। ठीक है, अखिल सर का नेटवर्क लगता है काफी वीक है। ठीक है, आपका बार बार कट जा रहा है। एनी हाउ सर, कोशिश करिए जुड़ने का। अगर मान लीजिए फिर भी अगर वीक रहता है तो आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा, कोशिश करिए जुड़ने का। ठीक है, सो दैट कि आप भी डाउट पूछ सकें, या किसी को डाउट हो तो अपना क्लियर करता रहे। तो सबका अपना अपना एक प्लान होता है। आ, अब कि भाई उसको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करनी है। कुछ लोगों के लिए ये है कि हाँ, अखिल सर का माइक ऑन हो गया है। अखिल सर, मेरी आवाज क्लियर है और आपका नेटवर्क ठीक है? अच्छा, माइक बंद भी हो गया सर का, कोई बात नहीं। तो तो सबका अपना अपना ट्रेडिंग प्लान होता है, या मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्लान होता है। कोई कोई व्यक्ति हो सकता है प्योरली इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, जिनके पास सरप्लस मनी हो और उससे वो उस उम्मीद कर रहे हो हमें इससे एक बेटर रिटर्न लेना है, जो हमें बैंक से या प्रॉपर्टी से या गोल्ड से नहीं मिल सकता है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट तो यही है। ठीक है, कि आप भाई बैंक में आदमी एफडी उफडी खरीद लेता है, या कोई पीपीएफ का स्कीम खरीद लेता है, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है, जिनके पास सरप्लस पैसा और उससे बेहतर रिटर्न चाहता है, वो जो है क्या करेगा, स्टॉक में। ठीक है, स्टॉक में जो है इन्वेस्ट कर देगा। कैसे इन्वेस्ट करेगा वो भी हम देखेंगे, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, क्या क्या देखना पड़ता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, 50,000 1 लाख ही सही। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा, और उससे वो उम्मीद कर रहे हैं कि मैं साल 2 साल में इसको 2 गुना या 3 गुना मैं कर सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत, जिनको जस्ट लाइक आप ये समझिए कि जैसे कोई नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है। ठीक है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, या कोई अपना कोई दुकान खोले हुए है, कोई शॉप खोले हुए,
वो लोग क्या करते हैं, वो अपना रेगुलर इनकम के लिए वो काम करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट के बजाय वो ट्रेडिंग करें, वो ठीक है, वो ट्रेड करेंगे सो दैट कि उनको रेगुलर इनकम मिलता रहे घर खर्च चलाने के लिए, अब प्लस आगे के वेल्थ बिल्डिंग के लिए भी, आगे को ठीक है अपना धन कमाने के लिए, और उसको जो है फ्यूचर के लिए भी उनको रेगुलर इनकम मिलता रहे, वो लोग ट्रेडिंग करें। अब ट्रेडिंग में भी अगेन ये दो टाइप के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक जिन लोगों के पास स्मॉल कैपिटल है, छोटा कैपिटल है, और उन लोगों के लिए ये है कि भाई ठीक है, आपने 20,000 30,000 50,000 इन्वेस्ट कर दिया और वो इंट्राडे ट्रेड कर, यानी आज ही ट्रेड लेंगे और आज ही उस ट्रेड को या तो प्रॉफिट में या लॉस में काट देंगे, ठीक है, उस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। वो डेली ट्रेड लेंगे, मतलब डे ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट खुलती है 9:15 बजे, 3:30 बजे खत्म होती है, 9:15 से 3:30 के बीच में उनका ट्रेड क्लोज। इसको जस्ट ऐसे समझिए, कोई सब्जी की दुकान वाला है, ठेले पे सब्जी रखा, गया, बेचा, घर वापस आया, जो पैसे मिले अपना उससे घर खर्च चला रहा है, ठीक है। ये हो गया इंट्राडे ट्रेड। मान लीजिए किसी के पास थोड़ा हैंडसम अमाउंट है कि भाई 50,000 1 लाख रुपए वो ट्रेडिंग में लगा सकता है, 2 लाख लगा सकता है, ठीक है, और उसको भी उम्मीद है कि मुझे घर खर्च चलाने के लिए मुझे 50,000 1 लाख रुपए चाहिए महीने के, ठीक है। देखिए, घर खर्च चलाने के लिए सबको कम से कम 50,000 1 लाख चाहिए, लेकिन अब उसके लिए भाई जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा कैपिटल हो, छोटा कैपिटल है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट बढ़ जाएगा, थोड़ा सी स्टडीज बढ़ जाएंगी, लेकिन इंट्राडे भी किया जा सकता है। अब जिनको थोड़ा सेफ रहना है, ठीक है, वो लेकिन उनके पास कैपिटल है, तो वो क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में अंतर ये होता है, स्विंग ट्रेडिंग एक दिन से अधिक की होती है, अगर उसको उसी दिन ट्रेड को खत्म कर दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंट्राडे। अगर उस ट्रेड को एक दिन से अधिक होल्ड करते हैं, अगले दिन तक ले जाते हैं, या 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक ले जाते हैं उस ट्रेड को, आज आपने खरीदा, 3 दिन 5 दिन बाद बेचा है, या तो आपने जो प्रॉफिट सोचा था उतने में बिक जाए, या फिर आपने कुछ लॉस सोचा होगा कि इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं करना है, तो आपके लॉस में बिक जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ये समझना मेरे ख्याल से काफी आसान हो गया। इन्वेस्टमेंट जब भी किया जाएगा वो सरप्लस कैपिटल से किया जाएगा, जो कैपिटल आपने प्लान कर रखा होगा कि मुझे इस कैपिटल को इन्वेस्ट ही करना है, चाहे प्रॉपर्टी में या गोल्ड में, उस कैपिटल से इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट में बड़ा कैपिटल लगता है और इसको आपको होल्ड करना होता है कम से कम 6 महीने, साल भर, कई बार लोग 20-20 साल भी होल्ड करते हैं। इस जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए होगा तो उस टाइम पर आप ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग दो टाइप से कर सकते हैं, एक इंट्राडे और एक स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे में आप उसी दिन खरीदेंगे और उसी दिन बेच देंगे। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक दिन से अधिक उस ट्रेड को होल्ड करेंगे, आज खरीदेंगे, हो सकता है 2 दिन बाद बेचें, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद। मैक्सिमम स्विंग ट्रेड 10 दिन 15 दिन से ज्यादा नहीं चलता, वैसे उसका कोई डिफिनीशन नहीं कितने दिन को स्विंग ट्रेड बोल रहे हैं, लेकिन ये मैक्स है, इससे ज्यादा कोई होल्ड भी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा चलता भी नहीं। अगर इससे ज्यादा चला तो फिर पोजिशनल माना जाएगा वो। और नॉर्मली आदमी इससे ज्यादा तभी चलाता है जब लॉस हो रहा हो और वो सोच रहा हो कि मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, आपको एक दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे मैक्स लॉस कितना लेना है। स्विंग ट्रेड में भी, इवन इंट्राडे में भी, इवन आप जब इन्वेस्टमेंट किए हो तब भी आपका मैक्स लॉस डिसाइड होना चाहिए। यद्यपि इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो आपके मैक्स लॉस के लेवल पे पहुंचेगा ही, मैक्सिमम लॉस के लेवल पे, अधिकतम लॉस के लेवल पे पहुंचेगा ही। एनी हाउ, अब देखिए, जब आप यहाँ पर आप स्टॉक बाई कर सकते हो, केवल यहाँ पर आप बाई केवल कर सकते हो, आपको सेल करने की लिबर्टी नहीं मिलती है अनटिल एंड अनलेस कि आपने बाई नहीं किया। यानी पहले खरीदोगे, खरीदने के बाद जब आपको 2 साल 4 साल बाद एग्जिट करना है ट्रेड से, तो आप सेल कर दोगे।
स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको, ठीक है, यही लिबर्टी मिलती है कि स्टॉक बाई कर सकते हो। इसमें भी यद्यपि सेल भी कर सकते हैं, लेकिन सेल करने में बड़ा मार्जिन लगता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि स्टॉक बाई कर सकते हैं। या एक चीज होती है जिसको फ्यूचर बोलते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि ये फ्यूचर क्या है, ठीक है। फ्यूचर आप बाई या सेल कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, फ्यूचर बाई या सेल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में आप कई ट्रेड ले सकते हो। इसमें आप स्टॉक को बाई या सेल कर सकते हो। इसमें, हाँ, यहाँ पर इंट्राडे में आपको बाई सेल दोनों दोनों की आजादी मिलती है, यानी खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, ठीक है। लेकिन उसी दिन आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी उस ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। बाई किए हो तो आप होल्ड कर सकते हो अगले दिन के लिए, लेकिन सेल किए हो तो ऑटोमेटिक अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं भी करोगे तब भी वो 3:15 से लेके 3:20 के बीच में ऑटोमेटिक आपका टर्मिनल से ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन भी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बाद में बताऊंगा कि ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन को भी आप वही बाई या सेल कर सकते हैं। इसके यहाँ अलावा आप फ्यूचर को भी, ठीक है, इसमें बाई या सेल कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एक चीज और थोड़ा सा मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप पोजिशनल कर रहे हैं यानी इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आपको जितने रुपए का शेयर है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। यानी अगर 100 रुपए का शेयर है तो आपको 100 रुपए पे करना। यद्यपि ये बात अलग है, कुछ ब्रोकर्स 4 गुना तक, जैसे एंजल है, एंजल जो है 4 गुना तक आपको एक्सपोजर देता है, आपको मार्जिन देता है। लेकिन वो मार्जिन का आप ये समझिए वो मार्जिन आप एक हिसाब से आपने ब्रोकर से लोन ले लिया उसका, ठीक है। वो साल भर का समवेयर 18% चार्ज करेगा और 1 साल से ज्यादा का लोन नहीं। कुछ ही ब्रोकर हैं जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एंजल है, एक दो ब्रोकर और देते हैं मार्जिन। वो भी कोई 3 महीने के लिए देता है, कोई साल भर के लिए दे रहा है, साल भर ज्यादा कोई नहीं देता, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में तो आप मार्जिन में भूल जाओ कि मार्जिन करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपको साल भर भी होल्ड करना पड़े, हो सकता है, ठीक है, 2-4 साल 10 साल भी होल्ड करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ लोग मार्जिन में काम करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग नॉर्मली जो है 1-2 दिन 3 दिन 5 दिन में क्लोज हो जाता है। जो 1 दिन से अधिक ट्रेड कर रहे हैं उसको लोग मार्जिन में करते हैं। जो ब्रोकर देता है, जैसे जिंदा नहीं देता लेकिन एंजल देता है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट देता है, कुछ और भी ब्रोकर देते हैं। कुछ ब्रोकर केवल 1 हफ्ते के लिए देते हैं, 1 वीक के लिए देते हैं। जैसे 5 पैसा है, 5 पैसा ओनली 1 वीक के लिए देगा आपको। हाँ, इसमें एक चीज और शायद आप लोगों को जानकारी हो ना हो, जब मार्जिन में आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, मार्जिन का मतलब आप समझ गए कि 100 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, आपको 100 रुपए में 4 स्टॉक मिल जाएंगे मार्जिन में, यानी 4 स्टॉक मिल जाएंगे। और लेकिन उसमें एक चीज रिस्क है मार्जिन में कि आप अगर अगले दिन बेचना चाहें तो अगले दिन आप वेरी नेक्स्ट डे नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि सेटलमेंट के लिए 2 दिन लगता है। अगर आपने फुल कैपिटल लगा के, यानी 100 रुपए का स्टॉक है तो 100 रुपए अपना ही पैसा लगाया है, आपने ब्रोकर का पैसा नहीं लगाया, तो उस टाइम पर आप उसको कभी भी बेच सकते हैं। लेकिन अगर ब्रोकर का पैसा लगा हुआ है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट डे नहीं बेच पाएंगे, उसके बाद ही बेचना। नेक्स्ट डे अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा होगा तब भी आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, लॉस भी हो रहा होगा तब भी आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। वो आपको एग्जिट करने ही नहीं, ट्रेड से बाहर नहीं निकल, उसके अगले दिन आप बेच। तो मेरे ख्याल से मार्जिन को मैं जब
ट्रेडिंग टर्मिनल बताऊंगा तो उस टाइम मैं कवर कर लूंगा। अभी इतना जब मानिए कि स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन में किया जा सकता है, लेकिन एक दिन का रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि जब आप यहाँ पर इंट्राडे में करते हैं, तो इंट्राडे में लगभग सारे ब्रोकर 5 टाइम्स मार्जिन देते हैं, 5 गुना, चाहे आप बाई करिए चाहे सेल करिए। यानी 100 रुपए का स्टॉक है तो आप मान के चलिए आप 100 रुपए में 5 स्टॉक पा जाएंगे, और उसका कोई वो पैसा नहीं देते हैं, एक पैसा आपको इंटरेस्ट या कुछ भी नहीं देते। बस वही है कि आपको उसी दिन ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में। यानी आपके पास छोटा कैपिटल, इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर स्मॉल कैपिटल है, आप इंट्राडे से, ठीक है, सब्जेक्टेड आपने सही स्टडी की, आपने बढ़िया स्टडी की हो, बढ़िया, और आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस अच्छा हो, आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो, तो इंट्राडे से छोटे कैपिटल में भी आप बड़े आराम से, ठीक है, 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए तक बना सकते हैं। अगर बड़ा कैपिटल है तो बेहतर मार्जिन अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए हैं, मार्जिन अवॉइड कर दीजिए। स्विंग ट्रेड में भी बड़े अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि वीकली 5% का टारगेट आप ले सकते हैं अपने कैपिटल, वीकली 5%, यानी अगर 1 लाख है तो 5,000 रुपये बड़े आराम से मिल सकता है। तो अगर वीकली 5,000 मिल रहा है, 1 लाख तो 20,000 हो गया, ठीक है, तो 20,000 हो गया। तो अगर किसी 50,000 इनकम करना है तो 2 से 2.5 लाख रुपए स्विंग ट्रेड में अगर लगा दे तो वो 40-50 हज़ार इनकम कर सकता है। हाँ, इससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं वो फिर प्रैक्टिकल नहीं है आप, ठीक है, कहीं कहीं इससे ज़्यादा रिटर्न मार्केट नहीं देगा। अगर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो मार्केट किसी दिन आपको बड़ा लॉस दे सकता है, जितना आप स्विंग में। इंट्राडे में आप अपने कैपिटल का डेली 5% टू 10% आप उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉक में कर रहे हैं तो अब इसमें यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे स्टॉक में कर रहे हैं तो 2 to 5% आप उम्मीद कर लीजिए रिटर्न। यानी आपने अगर मान के चलिए कि आपके पास 20,000 का, तो 20,000 का आप 400 रुपए से 1,000 रुपए तक आप स्टॉक में कमा सकते हैं, ठीक है, 20,000 से 400 रुपए तक। और अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर में कर, पहली बात तो फ्यूचर इतने सस्ते में आप करिए, फ्यूचर के लिए भी आपको अगेन, ठीक है, मोर देन लाख रुपए लगेगा, ठीक है। अब आपके पास होता है ऑप्शन, ऑप्शन कर रहे हैं तो ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा है, वो बताऊंगा कैसे रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, जब ऑप्शन ट्रेडिंग में बताऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर रिवार्ड भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप 20,000 से आप उम्मीद करिए कि 1,000 से लेकर 2,000 तक आप अगर इनकम का सोच रहे हैं तो बड़े इजीली आ सकता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है 20,000, किसी दिन 20,000 भी मिल जाए, किसी दिन 40,000 भी मिल जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका ग्रीड इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपको 1,000 रुपीज़ प्लस दिख रहा है, वो 1,000 रुपीज़ आप घर जरूर लेके जाइए। आप लालच में ना बैठिए कि नहीं मैं तो 5,000 ही बनाऊंगा, मैं 10,000 ही बनाऊंगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इंट्राडे में 5 to 10%, ठीक है, इससे ज़्यादा उम्मीद ना, ठीक है। सब्जेक्टेड आपका स्टडी आपको बढ़िया होना चाहिए, आपका सही लेवल पे आप ट्रेड पा जाएं, सही लेवल पे एग्जिट कर जाएं, या सही लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के छोटे लॉस में निकल जाए, तब भी आपको एक एवरेज के तौर पर इतना इतना मिल जाएगा, 5 to 10% मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि आपके पास मान लीजिए 20 ट्रेडिंग डेज एवरेज निकलता है महीने का, और आप अगर 5% भी पाते हैं, आपका 20 into 5, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है, आपका 100% होता है। और ये 100% कम्युलेटिव अगर जोड़ेंगे तो ये 100% ही नहीं होगा, बल्कि ये 150 से 200% चला जाएगा। यानी अगर आप 20,000 लगा के कर रहे हैं, ठीक है, और डिसिप्लिन से कर रहे हैं, आपको बड़े प्यार से 40 से 50,000 रुपए तक, ठीक है, आप जो है इतना कमा सकते हैं, सब्जेक्टेड आपके अंदर डिसिप्लिन हो।
और आपका स्टडी से इंट्राडे और ऑप्शन, ठीक है। स्टॉक में यही कमाई करनी है तो आप थोड़ा कैपिटल या तो बढ़ा दीजिए, या फिर आप शुरुआत में स्लो चलिए, बाद में कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगा। शुरुआत में स्लो चलिए, अगर 20,000 लगाए, 400-500 रुपए अगर आ रहा है उसको जेब में रख लीजिए, कराइए आराम से, ठीक है। और जैसे ही आपका 1-2 महीने बाद 20 का 30, 40, 50 हुआ, ठीक है, फिर आप उसी कैपिटल को डिप्लॉय करके वही कमाई स्टॉक में कर सकते हैं। अब एक चीज आपको यहाँ समझ में आया होगा कि जहां पर कमाई कम है तो कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, कमाई कम है तो वहां लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जिनके पास पैसा है। और जहां पर ढेर सारी कमाई दिख रही, छोटे अमाउंट में भी आप 1000-2000 कमा रहे हो, तो वहां पर लोग कम। इसका कारण बड़ा सिंपल है कि मार्केट में रिस्क एंड रिवार्ड दोनों बराबर। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू विल नेवर एवर लूज, कभी आप अपने पैसे को खोएंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि मार्केट डाउनफॉल में है तो आप महीने साल 2 साल हो सकता है इंतजार करना पड़े अपने, ठीक है, लेकिन आप प्लस में ही रहेंगे। हाँ, ये शर्त ये भी है कि स्टॉक सही चुना हो आपने, यानी आपका फंडामेंटल एनालिसिस बढ़िया है, ठीक है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में भी इससे ज्यादा रिस्क है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिस्क है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग में आपका कैपिटल टोटली लूज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी कोई प्रीमियम टिके नहीं होना है, कोई एक्सपायरी नहीं है, आप स्टॉक में कर रहे हैं। यद्यपि बहुत से लोग इसमें फ्यूचर और ऑप्शन को भी स्विंग करते हैं, वो रिस्की। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई स्विंग कर रहा है वो रिस्की है, लेकिन स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं और सही लेवल पे पाए हैं तो आपको रेयरली नुकसान देगा भी कितना, ठीक है, 2%, 3%, इससे ज्यादा नहीं देगा, वो भी वीक में 2-3% बड़ा नुकसान नहीं मानेगा। अगर आप 5% का टारगेट रख रहे हैं, 2% का लॉस कोई बड़ी चीज, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्की है डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, उसमें भी रिस्क ऐसे ही है जितना रिवार्ड है। अगर आप स्टॉक में कम कमा रहे हैं तो कम रिस्क है, आप 5% अगर कमा रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, 2% से 5%, तो आपको 1% से लेकर 3% तक रिस्क है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ऑप्शन में अगर आप 10% कमा रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से रिस्क बढ़ जाएगा। ऑप्शन में मिनिमम 10% रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अपने डिप्लॉयड कैपिटल, ठीक है। तो जो कल मैंने मनी मैनेजमेंट बताया था, उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो थोड़ा रिस्क आपका यहाँ भी कंट्रोल हो, ठीक है। एनी हाउ, बट मिनिमम 10% आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी होती है कि 10% लिए बिना आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप अगर 10% रिस्क ले रहे हैं तो आप 20% का, ठीक है, टारगेट लेना पड़ेगा। तो अगर किसी दिन आपका 10% लॉस भी जाता है तब भी एवरेज आपका ये 5 to 10% बनता रहे डेली, ठीक है। 20% टारगेट लेंगे तभी वो 5 to 10% मेंटेन। 20% से ज्यादा मार्केट टारगेट दे रही तो लीजिए, लेकिन कम से कम 20% टारगेट आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लॉस। बहुत से लोग बोलते हैं भैया छोटा प्रॉफिट बुक कर लो, छोटा प्रॉफिट ऑप्शंस में नहीं चलेगा, स्टॉक में चल जाएगा, क्योंकि स्टॉक में छोटा प्रॉफिट है, छोटा लॉस भी। ऑप्शन में आपको कम से कम 20% का प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको मार्केट आपका फिक्स है कि 10% लेना, वो 10% से कम तो नहीं लेगा जब लीजिएगा, उससे ज्यादा आप दो मत मार्केट को, आपकी उससे ज्यादा रिस्क लेना आपकी मर्जी। 10% रिस्क मार्केट की डिमांड है, मेरी बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है। 10% रिस्क मार्केट की डिमांड है, ठीक है। अब टारगेट आप क्या सेट कर रहे हो? अगर आप टारगेट बहुत बड़ा सेट कर रहे हो तो आपको 40% चाहिए, 50% चाहिए, तो वो डेली नहीं मिलने वाला, कभी कभी मिलेगा। लेकिन 20% टारगेट अगर सही लेवल पे लिया है तो मार्केट कम से कम 22 दिन में आपको 13, 14 दिन, 15 दिन तक भी दे सकता है 20%। इस तरह से देखेंगे तो आप एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए
कि आपने 7 दिन, मान लीजिए 22 ट्रेडिंग डे में 7 दिन आपने 10% लॉस किया, ठीक है, तो आपने, ठीक है, 70% लॉस किया। और अगर आपने 14 से 15 दिन, ठीक है, आपने 20% कमाया, तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 300%, ठीक है, 20% तो 300% आपने बढ़ा लिया, यानी 20,000 लगाया तो आपने 70% माइनस कर दीजिए इससे, तब भी ये 230% आ रहा है, यानी आपने 20,000 में महीने का, ठीक है, कितना बना लिया, ऑलमोस्ट 45,000, 44-45,000 बना लिया आपने। तो कहने का मतलब कि ये इजी टारगेट है, ये अचीवेबल है, ये किया जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं, बस आपको स्टडी और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टडी आपकी बढ़िया होगी, ट्रेड आप सकते हैं। ये हमने बात किया कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इसकी बात। अब एक बार हम ट्रेडेबल स्टेप्स की बात कर ले, उसमें तो आपको मैक्सिमम तो यहाँ पर बता दिया, आप स्टॉक है, ऑप्शन है, फ्यूचर है, इसके अलावा कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं कमोडिटी, ठीक है। तो जब आप स्टॉक में करते हैं तो स्टॉक में तो मैंने बता दिया कि भाई कि आपको आइदर फुल कैपिटल डिप्लॉय कीजिए, या फिर आप मार्जिन में लीजिए अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 टाइम्स एक्सपोजर ऑटोमेटिक देता है ब्रोकर, उसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, आपको 100 रुपए का माल, मतलब 100 रुपए में 500 रुपए का माल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन का मैंने बताया कि जिसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ऑप्शन क्या है इसको मैं एक ग्लिम्स दे देता हूँ आप लोगों को, झलक दे देता हूँ कि ऑप्शन एक टाइप की कॉन्ट्रैक्ट है, एक टाइप का शर्त है, एक टाइप का करार है, ठीक है, करार है जो बायर और सेलर के बीच में होता है, यानी अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई सेल कर रहा होगा, कोई बेच रहा होगा उसको, और अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई उसको खरीद रहा होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में करार होता है। करार क्या होता है, मान लीजिए कि पर्टिकुलर जिस स्टॉक का आप ऑप्शन ले रहे हो या जिस इंडेक्स का आप ऑप्शन ले रहे हो, मान लीजिए अभी 100 रुपए में आज ट्रेड कर रहे हैं, अब एक पर्टिकुलर डे के लिए करार फिक्स होता है जिसको हम एक्सपायरी डे बोलते हैं। वो स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होता है, मंथ के लास्ट थर्सडे को, ठीक है, और अगर वही इंडेक्स में देखेंगे तो इंडेक्स में इसकी वीकली एक्सपायरी होता है। अभी इसको इंडेक्स और स्टॉक में कंफ्यूज ना हो कि आप मानिए कि एक्सपायरी डे, ठीक है, एक्सपायरी डे, ठीक है, ये होता है कि उस दिन इसको, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज किया जाए, जो आप लोगों में करार होगा आप सेलर और बायर में, उस दिन उसका फैसला होगा, ठीक है, फैसला होगा उस दिन, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने 10 दिन पहले करार किया, 10 दिन बाद ये एक्सपायरी आ रहा है, 10 दिन पहले करार किया, आप बोल रहे हो कि ये 10 दिन में बढ़ के, ठीक है, 105 हो जाए, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपके पास एक तरीका ये है कि 100 रुपए का पूरा माल उठाओ और 105 बेचो, आपको 5 रुपए, ठीक है, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका एक बनाया, बोला गया कि भैया आप 105 रुपए आपके पास हो सकता है, भाई 100 रुपए हो ही ना, आपके पास केवल 10 रुपए है, 15 रुपए है, तो आप एक काम करो, उस दिन तक 105 का जुगाड़ रखना, ठीक है, आज आपको 105 देने की जरूरत नहीं है, उस दिन अगर 105 गया, ठीक है, तब भी मैं ये चीज आपको 100 में ही दूंगा, तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा बढ़िया है, पैसे भी कम लग रहे हैं, ठीक है। तो सेलर को क्या मिलेगा, जो बेच रहा है उसका क्या लाभ, वो बेचारा उसके सामान का दाम बढ़ गया तब भी उसको, ठीक है, 100 रुपए ही मिल रहा है, तो वो क्यों इस टाइप का रिस्क लेगा, वो बोलेगा कि ठीक है आप मुझे बयाना दें, एडवांस, ठीक है,
प्रीमियम दे दीजिए। दूसरे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक किसान है, ठीक है, एक फार्मर है, वो टमाटर उगाता है या गोभी उगाता है, सब्जी उगाता है, और दूसरी एक केचप बनाने वाली कंपनी है जिसको टमाटर की जरूरत पड़ती है। अब केचप बनाने वाली कंपनी सोच रही है कि टमाटर का दाम बढ़ जाएगा इस बार, तो क्या करे, किसान के पास आएगी, क्योंकि किसान सेलर है, कंपनी बायर है। किसान के पास वो कंपनी आएगी, बोलेगी भाई आप मुझे टमाटर, ठीक है, अभी मार्केट 20 रुपए किलो चल रहा है, आप मुझे 3 महीने बाद भी 20 रुपए में दे सकते हैं। तो किसान भी अपना दिमाग लगाएगा, हर 3 महीने हो सकता है कि मेरा टमाटर 30 रुपए में बिक जाए, 40 में, मैं क्यों 20 में दूं? तो वो कंपनी वाला क्या बोलेगा, एक काम करो, आप ऐसे 20 रुपए में नहीं दोगे, आपको पता है रिस्क है, आप ये रखो एडवांस, और इसको मुझे वापस मत करना, प्रीमियम रख लो। आप भाई टमाटर 20 रुपए के, तो आप 2 रुपए प्रीमियम रख लो, ठीक है। तब किसान सोचेगा यार 20 रुपए ठीक है, 20 रुपए तो खरीदेगा, अब मुझे 20 का 22 मिल रहा है, यानी 2 रुपए, अब उसको मुझे लौटाना नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो मैं गाँव से बेच दूंगा, लेकिन मान लो नीचे जाता है तो मेरा फायदा हो जाएगा, ये 2 रुपए मुझे लौटाना नहीं है, तो बयाना है। कल को हो सकता है कि दाम गिर जाए 15 रुपए, तब तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 2 रुपए। किसान भी मन में दिमाग लगा रहा है, कुछ हो रहा है। अब एक्सपायरी डे आ गया, इस दिन तो सौदा होना है, ठीक है, दोनों शर्त किस तरह से होती है मार्केट में, जो बायर होता है, बायर के पास राइट होता है, उसके पास अधिकार होता है, जब चाहे उससे निकल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, प्रीमियम वापस, प्रीमियम जो एक बार गया, सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है, मजबूरी होती है, बाध्यता होती है कि जो बायर से करार किया है उस दाम को उसको देना पड़ेगा, चाहे उसका दाम 20 रुपए टमाटर 100 रुपए क्यों मिलता है, उसको 20 में देना। बायर की मर्जी होती है कि बायर उसको खरीदे कि न खरीदे, प्रीमियम बायर को छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं खरीद, कॉन्ट्रैक्ट बाहर आ रहा है तो प्रीमियम छोड़ना पड़ेगा। बायर चाहे तो 20 रुपए, मान लीजिए टमाटर हो सकता है मार्केट में 15 रुपए को, उस टाइम बायर उससे 20 रुपए में क्यों खरीदे? अगर केचप कंपनी वाला 15 रुपए मार्केट में टमाटर पा रहा है तो क्यों खरीदेगा उससे? तो वो क्या करेगा, 2 रुपए अपना प्रीमियम भूल जाएगा और वो 15 रुपए मार्केट से ले लेगा। यानी बायर के पास अथॉरिटी है, राइट है, और सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, यानी बंधन है, सेलर को टमाटर चाहे 30 हो जाए चाहे 40 हो, 2 रुपए आया है, उसको टमाटर बेचना पड़ेगा। एक चीज मार्केट में होती है ऑप्शन के साथ में, अगर ये 100 रुपए का माल, 100 रुपए का स्टॉक 105 में गया, तो ये जो बायर है, बायर को ये चीज 100 रुपए में ही मिलेगा, यानी बायर को 5 रुपए प्रॉफिट, बट ये 5 पूरा प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि 1-2 रुपए तो उसने प्रीमियम भी दिया होगा, तो प्रीमियम के बाद जो बचा वो प्रॉफिट, मान लो 2 रुपए प्रीमियम, 3 रुपए एक्सपायरी के दिन 3 रुपए, जब सौदा 3 रुपए प्रॉफिट। लेकिन मान कि टमाटर का दाम, ठीक है, 100 ही रहा है या 100 से नीचे आ 98 हो गया, ये इस शेयर का दाम 100 की जगह 98 हो गया, 98 या 100 ही रहा, तो ये बायर अब क्यों खरीदेगा? अब तो उसको सस्ता मिल रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेगा, प्रीमियम तो उसको वापस मिलेगा। यानी अगर दाम गिरा, शेयर का दाम गिरा, तो पूरा का पूरा प्रीमियम उसका 2 रुपए
जो भी दिया 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए उसका प्रीमियम, यानी सेलर के पास बायर के पास उतना ही रिस्क है जितना प्रीमियम किसी भी ऑप्शन बाइंग, ठीक है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार से की जा सकती है। और ये अमाउंट छोटा दिख रहा होगा लेकिन ये छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक ठाक अमाउंट है अगर रेगुलर इनकम करना है। इससे बहुत ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हम ऑप्शन बाइंग में 1 लाख 2 लाख लगा, ये गलत हो। तो उसका लॉस फिक्स है, ऑप्शन बायर का लॉस फिक्स है 10,000 20,000 में वो थोड़ा ही लॉस करेगा, ठीक है, या हो सकता है मैक्सिमम लॉस भी करे तो उतना ही लॉस करे 10,000 करे। सेलर का लॉस कितना भी बड़ा हो, अगर वो मान लीजिए 100 रुपए का चीज 200 रुपए में हो जाए तब भी ये मजबूर है 100 रुपए में देने के। ये कॉन्ट्रैक्ट बाहर नहीं आता, ये समझौता हुआ है, सौदा हुआ, यानी सेलर कितना भी लॉस करे, अनलिमिटेड लॉस। अब बायर का कितना गया, केवल प्रीमियम 2 रुपए 3 रुपए गया, सेलर का हो सकता है मतलब बहुत बड़ा लॉस। यद्यपि वो होता नहीं, वो बाद में समझ में आएगा सेलिंग में क्यों कम लॉस होता है, सेलिंग कैसे बनाई जाती है, लॉस कम, लॉस में अभी भी बायर जो रहता है वो हम जब ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उसको ज्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो बायर और सेलर के बीच में लगता है। बायर बेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, सेलर को उम्मीद होती है कि मार्केट नीचे या स्टॉक का प्राइस नीचे। अगर सेलर का प्रेडिक्शन सही होता है तो उसको प्रीमियम मिल जाता है, केवल प्रीमियम और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि 90 आ जाएगा सेलर को 10 रुपए का भी देने वाला है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको केवल प्रीमियम। बायर को जितना ऊपर जाएगा उतना ही प्रॉफिट। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन थोड़ा बहुत तो एक तो मैंने बताया स्टॉक, ठीक है, स्टॉक बताया। दूसरा मैंने ऑप्शन, ऑप्शन किसमें किसमें होता है, ऑप्शन स्टॉक का भी होता है। 194 स्टॉक लिस्टेड 194 स्टॉक लिस्टेड हैं जिनमें ऑप्शन अलाउड है, सारे अच्छी कंपनी, ठीक है, जिनका मार्केट कैप अच्छा है, मार्केट में वैल्यू अच्छी है, वो लोग टॉप कंपनी है। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। इसी से मिलता जुलता एक ट्रेडेबल स्क्रिप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर का भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस फ्यूचर में प्रीमियम की जगह वो एक्चुअल में पैसा पे करना पड़ता है, उसका थोड़ा कम पे करना पड़ता है क्योंकि उसमें मार्जिन है। सेम एग्जांपल लेते हैं, टमाटर है 20 रुपए किलो अभी बिक रहा है, और केचप कंपनी वाला आया। एक तरीका ये है कि किसान को बोले कि आप एक काम करो, ठीक है, ये पकड़ो 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए एडवांस पकड़ो, ये 2 रुपए मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन टमाटर अगर महंगा हुआ तब भी आप इसकी दो। किसान खुश, ठीक है, 2 रुपए मिल रहे हैं अनाया, ठीक है, केचप वाला खुश, ठीक है, कंपनी वाला खुश कि मुझे 30 रुपए का माल हो सकता है 30 नहीं मिल जाए। चलो अब दूसरा तरीका, केचप कंपनी वाला सोचता है कि यार मेरा प्रीमियम भी लग रहा है, बायर सोचता है कि मेरा प्रीमियम भी मैं बचा, तो तब क्या करेगा, ठीक है, तब किसान के पास जाए बोले काम करो 20 रुपए वाला माल मुझे 30 रुपए वाला माल 30 में दे देना। किसान लाठी ले दौड़ा लेगा उसको, बोला मेरे सींग लगी हुई है, 30 वाला माल 30 वाला माल 20 में दूंगा। बोला ऐसे नहीं, एक काम करो आप ये पकड़ो, ठीक है, अभी आपका 20 में चल रहा है, ये पकड़ो 30 में, अब तो दोगे। तो किसान सोचे यार आज ही मुझे 20 अभी 20 चल ही रहा है मार्केट, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। अब बेच रहा 3 महीने बाद है, 2 महीने बाद, और आज ही मुझे 20 मिल गए, किसान तुरंत
बुलाएगा उसको, आ जाओ पैकेट वाले आ जाओ, ये जब जेब में 20 गए। अब किसान भी खुश, ठीक है। लेकिन अब शर्त लगी, शर्त ये होगी, अगर ये ऊपर गया तो तुम्हें 20 में देना पड़ेगा। हाँ बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज 20 तो मिल गए मुझे। बोला लेकिन मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ, अगर नीचे गया तो आपको ये 20 लिए हो ना, जितना नीचे जाए उतना लौटाना नहीं। तब भी किसान सोच रहा है ठीक है यार, वो तो मार्केट को ऐसे भी मैं बेचूंगा, तो मेरा 15 आएगा तो मुझे 15 नहीं बिकेगा, तो मैं इसको स्वीकार कर लूं। यानी वहां पर एडवांस पैसा फुल पा रहा है, प्रीमियम नहीं पा रहा है, वो बयाना नहीं पा रहा है, तो फुल पैसा पा रहा है। इसलिए वो उस लॉस को लेने को तैयार कि अगर टमाटर का दाम गिरा तो मैं आपको 5 रुपए, मान लो 15 गिरा तो मैं 5 रुपए ईमानदारी से लौटा, लेकिन अगर बढ़ा तो चूंकि आपने देखिए भाई आपने 2-3 महीने का रिस्क किया है, आपने एडवांस किया है, तो बढ़ा तो मैं आपको किसको बोलते हैं फ्यूचर, यानी फ्यूचर की ट्रेडिंग। आज टमाटर भाव 20 महीने 2 महीने बाद मान लीजिए वो 100 रुपए में है। अब ये मान लीजिए कि अभी 100 रुपए का स्टॉक है, 100 का स्टॉक है, और इसमें फ्यूचर ट्रेड करना है तो 100 रुपए पे कर देगा बायर, 100 रुपए पे करके बाई कर लेगा। अगर ये 100 का 105 हुआ, उसको प्रीमियम नहीं देना है, 5 रुपए पूरा उसको। पहले वाले में क्या था, प्रीमियम उसका हर हालत में था, यानी उसको 3 ही रुपए मिलता था, अब उसको 5 रुपए प्रॉफिट हुआ। नीचे गया तो फिर तो प्रॉफिट हो रहा है, फिर सेलर को प्रॉफिट। अब यहाँ पर सेलर और बायर दोनों बराबरी की सौदा था। पहले वाले में क्या था, सेलर जो है केवल प्रीमियम पा रहा था, प्रीमियम से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। इस फ्यूचर में अगर कोई सेल करता है तो सेलर तो जितना नीचे जाए ट्रेड उतना पैसा आ जाए, यानी जैसे बायर कमा रहा है 5 रुपए, वैसे सेलर भी 5 रुपए कमाएगा। अगर 95 आ गया, 90 आ गया, सेलर भी 10 रुपए कमा रहा, इसमें सेलर भी कमा रहा है, बायर और बराबर फ्यूचर में कोई दिक्कत। ऑप्शन में बायर अनलिमिटेड कमा सकता है, सेलर केवल फ्यूचर में सेलर भी कमाएगा, बायर भी कमाएगा, लेकिन प्रीमियम दोनों पूरा पैसा, सेलर पूरा पैसा रिसीव कर रहा है लेकिन उसको लौटाना पड़ेगा मार्केट, और बायर पूरा पैसा दे रहा है। अगर मार्केट चढ़ गई तो बायर प्रॉफिट खा जाएगा, अगर गिर गई तो उतना पैसा बायर को लूज करना पड़ेगा, यानी सेलर रख देगा, उतना पैसा लूज करना। ये हो गई फ्यूचर, ठीक है। ये भी एक्सपायरी दिन ही सेटल होगा, अब ये एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी जब भी एक्सपायरी। यहाँ पर भी एक चीज है, जैसे इसमें ऑप्शन में, ठीक है, ट्रेड को बायर कभी भी एग्जिट कर सकता है, यहाँ पर भी राइट होता है, यहाँ बायर और सेलर दोनों को राइट होता है, ट्रेड से जब चाहे एग्जिट नहीं, ठीक है। एक कंफ्यूजन और है, क्या ऑप्शन सेलर ट्रेड से एग्जिट नहीं हो सकता, ये कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होगा, आप दोनों को तो नहीं आएगा, लेकिन क्या सर ऑप्शन सेलर भी तो एग्जिट होता है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड वो भी करता है। ऑप्शन सेलर जो एग्जिट होता है वो एक्सपायर ऑफ हो गए, ठीक है, वो दोबारा सेल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जी। हाँ, ये समझ ये चीज
ये पॉइंट थोड़ा सा और एक बार बोलेंगे सर? ऑप्शन से बायर जो है ट्रेड से एग्जिट कर सकता है, फाइनल एग्जिट कर सकता है किसी भी टाइम बिफोर एक्सपायरी। ऑप्शन सेलर जब एग्जिट कर रहा होता है वो एक्सपायर ऑफ नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट को किसी और को दे देता है उस दिन का प्रीमियम लेकर, यानी प्रीमियम वापस किया उसने। एक एग्जांपल के तौर पर कि ऑप्शन सेलर ने मान लीजिए, ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम रिसीव किया था सेल करते समय, ठीक है ना, 2 रुपए का रिसीव किया था। अब उसको 2 दिन बाद लग रहा है कि यार 3 रुपए का अभी प्रीमियम 3 रुपए, यानी मार्केट मेरे फेवर में चला गया, यानी मार्केट थोड़ा गिर गया, ठीक है, तो प्रीमियम बढ़ गया, 3 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस सॉरी मार्केट उठ गया है, प्रीमियम बढ़ गया, ठीक है, इसको लॉस हो रहा है 1 रुपए का, इसने प्रीमियम रिसीव किया ना, इसको बढ़ने से जब प्रीमियम बढ़ेगा तो इसको लॉस होगा, तो प्रीमियम ही मिलना है ना, तो जब प्रीमियम बढ़ेगा तो इसको लॉस होगा। वो सोच रहा है कि भाई क्या पता ये बहुत बड़ा लॉस हो जाए, मैं इसको किसी और को बेच। तो ऑप्शन सेलर इस प्रीमियम को, जो जितना भी चल रहा होगा मार्केट में, उस प्रीमियम को किसी और सेलर को ट्रांसफर, दूसरा सेलर जो भी इंटरेस्टेड होगा वो सेलर 3 रुपए प्रीमियम वापस पे कर देगा किसको, ठीक है, ऑप्शन इस वाले ऑप्शन सेलर को, ठीक है, और उसके बाद जो है अपना ट्रेड स्क्वायर वो उसके पास वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया। फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक जिंदा रहेगा, ठीक है, जब तक ऑप्शन बायर होल्ड कर रहा है, और अगर एक्सपायरी तक ऑप्शन बायर होल्ड कर दिए, यहां ध्यान समझ, एक्सपायरी तक ऑप्शन बायर होल्ड कर दिया और वो स्टॉक है, वो इंडेक्स नहीं, इंडेक्स में तो कोई फिजिकल शेयर ट्रांसफर नहीं होना है, क्योंकि इंडेक्स तो कोई शेयर है नहीं, इंडेक्स है तब तो डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, 100 रुपए का 105 गया तो उसको 5 रुपए मिल जाए, प्रीमियम तो गया गया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मिल जाएगा, प्रीमियम तो पहले ही पे कर चुका है, प्रीमियम तो वापस मिलना नहीं है। लेकिन अगर वो स्टॉक है, मान लीजिए उसने रिलायंस बाई की है, तो ऑप्शन सेलर को फिजिकली रिलायंस का शेयर देना पड़ता है। ये चीज आपको पता है कि नहीं प्रत्याशित जी? हाँ सर, पर ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा? मैं ऑप्शन सेल किया हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाय नहीं किया हूँ एंड तक। आपने सेल किया है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आप बाई तो कर ही नहीं सकते, आप स्क्वायर ऑफ करते हो, सेलर स्क्वायर ऑफ करता है, जब स्क्वायर ऑफ करेगा तो हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और सेलर के पास ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो बाय नहीं हो पाएगा, मतलब थर्सडे तक हम किए नहीं है। मान लीजिए नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए नहीं किया, तो आपको T+1 यानी फ्राइडे को आपका ब्रोकर वेट करेगा, आपके पास आपने सेल किया है रिलायंस, और रिलायंस आपके डीमैट में है भी नहीं, होल्डिंग में भी नहीं है, ठीक है, हम्म, आपने रिलायंस को होल्ड नहीं कर रखा है लेकिन सेल कर रखा है, ठीक है, ऑप्शन सेल कर रखा है। अब थर्सडे बीत गया, एक्सपायरी बीत गई, फ्राइडे को आपका ब्रोकर वेट करेगा कि क्या पता आज जो है प्रत्याशित जो है रिलायंस का शेयर खरीद के ट्रांसफर कर दे। अगर थर्सडे आपने नहीं खरीदा शेयर रिलायंस का और ट्रांसफर नहीं किया, हम्म, तो आपको मंडे T+2 डे में हाँ, बीच में एक्चुअली लाइट चली गई थी इसलिए नेटवर्क चला गया था। अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
प्रत्याशी जी, मेरी आवाज आ रही किसी को? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। बीच में लाइट चली गई थी इसलिए नेटवर्क चला गया था, तभी वाईफाई से हूँ मैं, क्या बोलते हैं, जियो फाई से। तो मैं ये बोल रहा था ओके। कि अगर मंडे को आपके पास शेयर नहीं है तो आपका ब्रोकर आपके अकाउंट से पैसा काट के आपके डीमैट से उसको शेयर ट्रांसफर करेगा और आपको और पेनल्टी। ऑप्शन के केस में मतलब हाँ बोलिए। हम निफ्टी को सेल किए हैं सर, तो फिर उसके कोई केस में दिक्कत क्या नहीं। होगा? नहीं, फिर इंडेक्स के केस में कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स में तो फिजिकल इंडेक्स का कोई शेयर है नहीं कि ट्रांसफर करना है, केवल डिफरेंस अमाउंट पे करना है, खत्म कहानी। वो अगले दिन जैसे 3:30 बजे तक स्क्वायर अप नहीं हुआ है तो अगले दिन सुबह 9:15 बजे जैसे मार्केट खोलेंगे वैसे ही सेटल हो जाएगा, इमीडिएट सेटल हो जाएगा, उसके पहले ही सेटल जी। हो जाएगा वो। ठीक है, इनफैक्ट वो मार्केट क्लोज होते 3:45 तक भी सेटल हो जाता है, लेकिन डीमैट में वो अगले दिन दिखाता है। मतलब बाय नहीं करने से भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं? हाँ 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 हाँ, उसको कोई कोई इशू नहीं। ठीक है, उसमें जी। कोई इशू नहीं। बट स्टॉक अगर ऑप्शन ले रहे हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जो मैंने बोला कि आपके पास या या तो बिफोर क्लोजिंग ऑफ मार्केट आप उसको उससे एग्जिट हो जाइए। ठीक है, अदरवाइज आपको फिजिकल शेयर ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर बायर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, और बायर तो ऑब्वियस सी बात है, रेट बढ़ गया तो बायर तो इंटरेस्टेड होगा ही। ठीक है, फिजिकल शेयर ट्रांसफर करना। तो तो मैंने बताया आपको। ठीक है, एक एक ट्रेडेबल स्क्रिप्ट है स्टॉक, दूसरा मैंने बताया ऑप्शन, तीसरा मैंने बताया आपको फ्यूचर। एक अभी क्या है कि ये सारी चीजें जो ट्रेड हो रही हैं ये होता है 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो वर्किंग हैं, किसी का दुकान है, किसी का बिजनेस है, ठीक है, किसी का कोई और काम है। ठीक है, तो उन लोगों को टाइम नहीं मिल पाता तो वो लोग कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। कमोडिटी मतलब जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, मतलब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इनमें भी ऑप्शन एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, इसमें फिजिकल तो ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, गैस तो नहीं ट्रांसफर हो जाएगा ना किसी को। ठीक है, इसमें फिजिकल स्टॉक टाइप नहीं है ये, इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होता है और इसमें एक्सपायरी डेट भी इसमें भी होती है सिमिलर टाइप के। इसकी एक्सपायरी डेट जो फॉलो होता है यूजुअली इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि नेचुरल गैस का जो है तो 3rd फ्राइडे ऑफ मंथ में होता है, इसी तरह से क्रूड ऑयल का 2nd फ्राइडे ऑफ द सेकंड नहीं, आई थिंक उसका भी थर्ड, इस बार 17 तारीख को ना, 17 तारीख क्या हो गया, 17 को, 17, हाँ फ्राइडे, वही 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ। और किसी किसी का ऑप्शन नहीं, फ्यूचर तो सभी के हैं, ऑप्शन किसी किसी का है, किसी किसी का नहीं। जो सबसे ज्यादा लिक्विडेड होती है उनमें उतना ज्यादा लिक्विडिटी नहीं पाई जाती। ज्यादातर लोग जिनको ऑप्शन करना होता है दिन में टाइम नहीं मिल पाता, रात को उनको शाम को ठीक ठाक टाइम मिलता है, क्योंकि ये मार्केट आपको 11:55 तक खुलती है, 11:55 तक रात में खुलती है और सुबह 9 बजे खुल जाती है। कमोडिटी मार्केट 9 बजे खुलती है, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, 11:55 तक ट्रेडिंग होती रहती है। इसमें क्या है, शाम को इजी टाइम मिल जाता है और शाम को वोलेटिलिटी भी आती है, क्योंकि ये सब इंटरनेशनली ट्रेडेड स्क्रिप्ट है, इसको पूरे पूरे विश्व में इसका ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो और इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है तो उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पर रुपए में चलता है। ठीक है, तो इसमें वोलेटिलिटी जब अमेरिकन मार्केट शाम को खुलती है, ठीक है, तो उस टाइम पर इसमें वोलेटिलिटी आती है। ठीक है, अच्छी वोलेटिलिटी आता है, अदरवाइज दिन में भी वोलेटाइल रहता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर वोलेटिलिटी शाम को 7 बजे 8 बजे के आसपास ही आती है। तो 7-8 बजे से लेकर, ठीक है, 10-11 बजे तक अपना 2-3 घंटे में
कोई एक लेवल 2 लेवल मिल ही जाते हैं, 1-2 ट्रेड हो जाता है, इतना इनफ है। तो बहुत से लोग जिनके पास दिन में बिजी हैं वो शाम को क्रूड या नेचुरल गैस में ट्रेडिंग कर लेते हैं और सिमिलर टाइप से बनाते हैं। बट स्विंग पोजीशन कभी भी ऑप्शन एंड फ्यूचर में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, कितना भी आपका नॉलेज अच्छा हो, ठीक है। फ्यूचर में फिर भी मैं एक बार रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में जस्ट लाइक स्टॉक ही मूव करता है। बट ऑप्शन में कभी भी स्विंग ट्रेड रिकमेंड नहीं करता कि उसको 1 दिन 2 दिन के लिए होल्ड करें, इवन नेक्स्ट डे के लिए भी मैं रिकमेंड नहीं करता। ऑप्शन अगर कर रहे हैं तो आपको सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देना है, ठीक है। वो क्यों करना चाहिए जब मैं ऑप्शन बताऊंगा तो ऑप्शन ग्रीक्स बताऊंगा, और उस टाइम पर क्या क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व होते हैं प्रीमियम के साथ तो मैं बताऊंगा, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्रेडेबल स्क्रिप्ट्स वैसे तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो यूजुअली लोग करते हैं यही 5 चीजें मैंने बताया। स्टॉक, फिर ऑप्शन, स्टॉक और इंडेक्स का, फ्यूचर स्टॉक और इंडेक्स का, कमोडिटी में नेचुरल गैस है, क्रूड, मैक्सिमम आप ले सकते हो सिल्वर को ले सकते हो। सिल्वर अगर ट्रेड करना है तो आपको लगभग 40-40 हजार रुपए हैं, तो दिन के 1,500 से 2,000 कमाया जा सकता है, ठीक है, सिल्वर में। और अगर 40,000 रुपए नेचुरल गैस या क्रूड में कर रहे हैं, वोलेटिलिटी अच्छी है, तो इसमें भी आ, मतलब 5K तक बड़े आराम से आ जाता है, ठीक है। किसी किसी दिन कम आएगा, लेकिन यूजुअली आप मान चलिए कि अगर 40,000 है तो 5K तक आ जाएगा। और इसमें ट्रेडिंग के लिए मिनिमम अमाउंट उसको लेकर, बाई और सेल दोनों कर पाएंगे? जी हाँ, नहीं ये तो ऑप्शन है, जस्ट लाइक उसको बाय सेल बिल्कुल 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 ऑप्शन एक देगा रुपए आप। मूवमेंट करने से कितना रुपया उसका है? इसमें जो नेचुरल गैस का 1250 है, ठीक है, एक लॉट का। और ऑयल क्रूड का है 100 का, ठीक है। तो 100 का है नॉर्मली, जो मूवमेंट होता है क्रूड में वो अराउंड 100 पॉइंट से लेकर, ठीक है, तो रेंज बनता है 100 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट तक इजी मूव आ जाता है, ठीक है, इतना आ जाता है। और नेचुरल गैस में जो मूवमेंट आता है वो आपको मतलब मान के चलिए कि 3% से लेकर 10% तक आता है, बहुत अच्छा मूव देता है। नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी अच्छी रहती है, जी जी। ठीक है, 10% तक मूव देता है, 3% तो मिनिमम मूव रहता ही है। और इसमें मान के उसका चलिए टाइमिंग, ट्रेडिंग का टाइमिंग? आपको, वैसे तो ये 9 o'clock से लेकर 11:55 तक, 9 o'clock सुबह, मॉर्निंग 9 o'clock से 11:55 तक ये मार्केट खुली रहती है, लेकिन अच्छी वोलेटिलिटी आपको शाम को 7 बजे के बाद ही मिलती है, क्योंकि यूएस मार्केट खुलता है आजकल 8 बजे टाइमिंग कर दिया है, तो 8 बजे खुलता है। और जो यूरोपियन मार्केट भी उसी टाइम वोलेटाइल होता है, तो बेसिकली ये यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट में ज़्यादा ट्रेड होता है, इंडियन मार्केट में कम ट्रेड होता है, तो उतना वोलेटाइल दिन में नहीं रहता। तो यूरोपियन मार्केट लगभग 12:30 बजे खुलता है, बीच में कुछ दोपहर मूवमेंट आता है, और एक बार बाकी जो है शाम को 1-2 घंटे के लिए अच्छा मूवमेंट रहता है, स्पेशली मतलब आफ्टर 7 o'clock। तो ये भी जी। कंसिडरेबल है, और इसमें ये बैंक निफ्टी और निफ्टी से कम रिस्की है, और रिवार्ड उतना ही है। क्या है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी मैनिपुलेट होता है, ठीक है। अभी आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए कि अभी अडानी चला रहा है, ठीक है, 3-4 दिन इतनी वोलेटिलिटी रही कि जी। पूछिए मत, अभी 3-4 दिन से सो रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे सो गया, ठीक है, अब ये उठेगा ही नहीं, जागेगा ही नहीं, ठीक है। और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं या बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े जो इन्वेस्टमेंट हाउसेज होते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं एसएल हंटिंग, ठीक है। एसएल लगाना जरूरी है, नहीं तो कैपिटल ओके। वाइप आउट हो जाएगा। एक कमोडिटी में इतने एसएल्स नहीं लगते हैं क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेडेड है, तो उसमें अब अरबों खरबों रुपए किसके पास है कि इंटरनेशनल मार्केट को हिला सके, ठीक है, अमेरिकन मार्केट को हिलाना या यूरोपियन मार्केट को हिलाना